डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम चक्रवात के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको चक्रवात क्या होता है तथा चक्रवात के प्रथम प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ाया। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है उसमें कई सारी समदाब रेखाएं होती हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में अधिक विनाशक होता है क्योंकि इसकी गति और तीव्रता बहुत अधिक होती है। इसमें हरिकेन, टाइफून आदि अलग अलग वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। इन तूफानों को पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन, चीन में फिलीपींस तथा जापान में टाइफून और हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। इनका वायुदाब 920 से 950 मिलीबार होता है। चक्रवातों को विध्वंसक बनाने वाली ऊर्जा कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो कि इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। जलीय सतह से सतत आर्द्रता की आपूर्ति इस तूफान को अधिक विनाशक बनाती है। अर्थात ये जो तूफान है या ये चक्रवात हैं वो अधिकतर जलीय क्षेत्रों से आते हैं, जिसके कारण ये अपने साथ पानी और आर्द्रता की भरपूर मात्रा भर के लाते हैं, जिससे कि ये किसी भी क्षेत्र में भारी वर्षा करते हैं। स्थलीय क्षेत्रों पर जब ये आती हैं तो इनकी आर्द्रता जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि स्थलीय क्षेत्रों पर पहुँचते पहुँचते ये समाप्त हो जाते हैं। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाले चक्रवातों की दिशा अनिश्चित होती है तथा ये अधिक विध्वंसक होते हैं। क्षीण चक्रवात की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हरिकेन की जो गति होती है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कंपैरेटिवली जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होती है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। इनके केंद्र में वायुदाब निम्न होता है और समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती हैं और कम संख्या में होती हैं। इन चक्रवातों के आकार में अंतर होता है, एक जैसे नहीं रहते, और वैसे नॉर्मली इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। ये चक्रवात जलीय भागों में तीव्रता से चलते हैं। क्षीण चक्रवात की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा, हरिकेन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सुपर चक्रवात की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थलीय क्षेत्रों में पहुंचने पर इनकी गति धीमी हो जाती है या ये बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र का निर्माण नहीं होता क्योंकि इस चक्रवात में तापमान संबंधी भिन्नता नहीं होती है। अर्थात इनका निर्माण ठंडी और गर्म दो प्रकार की वायु राशियों के कारण नहीं होता है, वाताग्र से नहीं बनते हैं। इन चक्रवातों के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो व्यापारिक पवनों का अनुसरण करते हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं। इन चक्रवातों का भ्रमण पत्र भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। उपोष्ण कटिबंध में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं वैसे ही समाप्त होते हैं। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आगमन गर्मियों में होता है, सर्दियों में ये चक्रवात नहीं बनते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में इनका प्रभाव क्षेत्र और संख्या काफ़ी कम होती है। ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, इनकी गति प्रचंड होती है, तूफानी होते हैं और तटीय क्षेत्रों में इनके द्वारा बहुत ज़्यादा वर्षा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्पत्ति और विकास की आवश्यक दशाएं, अर्थात इनके लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है जब इस चक्रवात की उत्पत्ति होती है। सबसे पहला तो जो समुद्री सतह है उस पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। चक्रवात के केंद्र की आरोही वायु का तापमान व आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल का होना अनिवार्य है। इसी कारण भूमध्य रेखा के समीप कोरियोलिस बल के अभाव में इन चक्रवातों का विकास नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ से संबंधित होते हैं, जहां उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के अभिसरण के क्रम में चक्रवाती दशा उत्पन्न होती हैं। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के क्रम में अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ में परिवर्तन होता है। इस कारण शीतकाल में निम्न तापमान होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, केवल ये ग्रीष्मकाल में ही उत्पन्न होते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं हैं, जिसके लिए तापमान 27 डिग्री होना चाहिए, कोरियोलिस बल का होना वो जरूरी है। इसके अलावा जो ITCZ है वो भी केंद्र जो है वो निर्मित होना चाहिए। संरचना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र जिसके चारों ओर वायु का परिसंचरण होता है उसे चक्रवात की आंख कहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में जो है वो वर्षा कम होती है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पवनें केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। क्षोभ मंडल में 10 से 15 डिग्री किलोमीटर की ऊंचाई पर इन चक्रवातों से बाहर की ओर वायु का प्रवाह होता है।
इससे केंद्र में वायु के अभिसरण होते हुए भी निम्न वायुदाब की स्थिति बनी रहती है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन इसका जो केंद्र होता है, जिसे हम चक्रवात की आँख कहते हैं, उसमें बारिश नहीं होती है। वहाँ मौसमी दशाएं जो होती हैं वो एकदम साफ होती हैं। केवल जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ के मौसम को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकारों के बारे में। ये जो चक्रवात हैं इनको आकार, स्वभाव और तीव्रता के आधार पर 4 भागों में बांटा है। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय अवदाब, उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन या टाइफून। सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। इनकी गति बहुत ही कम होती है, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी में मिलते हैं, इसलिए इन्हें भूमध्य रेखीय गर्त भी कहते हैं। 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से इनकी चाल होती है। निम्न दाब गर्त उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी हवाओं को तीव्रता से आकर्षित करता है। दूसरे आते हैं उष्णकटिबंधीय अवदाब। एक से अधिक घिरी समदाब रेखा वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं। ये सभी भूमध्य रेखीय गर्त में उत्पन्न होने वाले अवदाब हैं। इनकी गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट है हरिकेन या टाइफून। इनकी उत्पत्ति क्षेत्रों में एशिया महाद्वीप के पूर्व में चीन सागर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर और मैक्सिको के खाड़ी तटीय प्रदेश आते हैं। इनका वेग 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इनका व्यास 150 से 600 किलोमीटर तक होता है। पूर्व से पश्चिम गति में चलते हैं। हरिकेन के केंद्र में 5 से 50 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर हवाएं शांत रहती हैं तथा वर्षा नहीं होती। इसे हरिकेन का चक्षु कहते हैं। साइक्लोन या टॉर्नेडो। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट हरिकेन, चीन में से फिलीपींस और जापान के निकट टाइफून या हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है। लास्ट आता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा चक्रवात होता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा प्रलयकारी और प्रचंड होता है। यह बहुत अधिक वेग से प्रवाहित होता है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। इनके आगमन के समय आकाश में काले बादल छा जाते हैं। इनका आकार एक कीप या छलनी के समान होता है, जिसका पतला भाग धरातल से संबंधित होता है और चौड़ा भाग ऊपर कपासी वर्षा मेघ से जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के 4 प्रकार हैं, जिसमें हरिकेन और जो टॉर्नेडो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं मौसम के बारे में। जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ तापमान में वृद्धि होती है। तापमान बढ़ता है तो वायुदाब में कमी होती है और वायु के वेग में वृद्धि होती है। आकाश में पक्षाव मेघ के साथ काले कपासी वर्षा मेघ भी छा जाते हैं। आकाश में मेघ आच्छादन के कारण दृश्यता समाप्त हो जाती है तथा मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ घंटों के बाद अचानक वायु शांत हो जाती है। आकाश मेघ रहित होकर साफ हो जाता है। ये लक्षण जो होते हैं वो चक्रवात की आग का संकेतक होते हैं। इस अवस्था के बाद में चक्रवात के पृष्ठभाग के आने से मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है, वायुदाब में वृद्धि से वायु वेग मंद हो जाता है तथा बादलों का आवरण हल्का होने से वर्षा क्षीण हो जाती है। चक्रवात के बाद आकाश से बादल छट जाते हैं और मौसम एकदम साफ हो जाता है। क्षेत्र। सबसे पहले आता है उत्तरी प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र। इसमें मैक्सिको और मध्य अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दक्षिणी हिंद महासागर, मेडागास्कर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी द्वीप समूह, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र। इसमें आते हैं चीन सागर, जापान और फिलीपींस। दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसमें आते हैं समोआ, फिजी द्वीप, तिमोर सागर, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड व न्यू साउथ वेल्स का पूर्वी तट। तो इस तरीके से उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में काफ़ी प्रचंड होते हैं। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना। कभी कभी इनमें अंतर पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो जल और थल दोनों ही जगह पर विकसित होते हैं। समदाब रेखाएं बी आकार की होती हैं। वायु का वेग कम होता है और वायुदाब प्रवणता भी कम होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों पर ही विकसित होते हैं। समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं। इनकी समदाब रेखाएं गोलाकार और पूर्णवर्ती होती हैं। वायु का वेग 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी अधिक होता है। वायुदाब प्रवणता तीव्र होती है। दूसरा अंतर,
शीतोष्ण चक्रवात हजारों वर्ग किलोमीटर लगभग 500 से 3000 किलोमीटर में विस्तृत होते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। वर्षा धीरे धीरे होती है या कभी कभी तीव्र बौछारों जैसी होती है और कई दिनों तक होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार तुलनात्मक रूप से कम होता है। पूर्व से पश्चिम चलते हैं। वर्षा बहुत तीव्र होती है, कुछ घंटे से अधिक नहीं होती, और अगर ये चक्रवात रुक जाए तो वर्षा कई दिनों तक हो सकती है। अगला अंतर है शीतोष्ण चक्रवात। विभिन्न क्षेत्रों में इनमें ताप विभिन्नता मिलती है और प्राय दो वातावरणों के मिलने से इनकी उत्पत्ति होती है और शीत ऋतु में इनकी उत्पत्ति अधिक होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ताप का वितरण लगभग समान होता है, वातावरण नहीं होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में इनकी उत्पत्ति होती है। लास्ट अंतर है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनके केंद्र में आवर्त में वर्षा प्राय नहीं होती। चक्रवात के समाप्त हो जाने के बाद प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये महासागरों के पूर्वी भाग में उत्पन्न होते हैं और 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनकी उत्पत्ति होती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनके केंद्र में वायु शांत और वर्षा नहीं होती। प्रति चक्रवात इनसे उत्पत्तित नहीं होते। ये महासागरों के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं और 8 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से ये जो चक्रवात का टॉपिक है आपका ख़त्म होता है। इसके साथ ही आपका जो पहला पेपर है उसकी 2 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें 3rd यूनिट रहती है जिसके कुछ टॉपिक्स जो बचते हैं जिनको मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊँगी।